हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 की तैयारी में हम लोग आज अकाउंटेंसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के बारे में आप लोगों ने अपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, और उसी के एक रिवीजन के तौर पर हम आपको एक बार इसकी सारी समरी बताएंगे और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इशू ऑफ शेयर्स में अगर हम पूछें तो शेयर्स का जो डेफिनेशन है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के 84 में दिया हुआ है। अंश क्या है? पार्ट ऑफ कैपिटल है, यानी जो पूंजी है, किसी भी कंपनी की जो पूंजी है वो विभिन्न अंशों में क्या होती है? विभक्त होती है। जैसे मान लीजिए कंपनी को 10,000 शेयर्स चाहिए, तो वो कंपनी को 10,000 कैपिटल चाहिए, तो वो 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच के कर से इशू कर सकती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, इस वीडियो में अगर हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी चीज़ें, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ शेयर में सबसे पहला शेयर आपका है इक्विटी शेयर्स, जिसको समतांश कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश, और स्वीट इक्विटी शेयर, स्वेट समता अंश जिसको कहते हैं। स्वेट मतलब स्वेट ही रहता है, स्वेट समता अंश। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या कह रहा है। ये कंपनी के स्वामी होते हैं, सीधी सी बात है। इक्विटी शेयर जो कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं, और इन पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कंपनी के स्वामी हैं। अगर सारे लोगों को पैसा देने के बाद अगर इनके पास पैसा बचेगा तभी हम इनको पैसा देंगे, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल कॉस्ट होती है। यानी ये इसकी जो लागत होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल कॉस्ट होती है। यार इसकी लागत पहले से निर्धारित नहीं होती। क्यों नहीं निर्धारित कर सकते? क्योंकि समता अंशधारियों को लाभांश कितना देना ये पहले से कोई डिसाइड नहीं होता, और डिसाइड नहीं होता तो इसका मतलब इसकी लागत डिसाइड नहीं की जाती। क्यों? इसलिए क्योंकि कंपनी के ये क्या है? स्वामी है। ज़्यादा बचेगा तो भी नहीं का, कम बचेगा तो भी नहीं का। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर क्या है? ये कंपनी के क्या होते हैं? लेनदार होते हैं, क्योंकि लिखा होता है ना 6% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे लिखा होता है। तो 6% प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? उन पर डिविडेंड क्या करना है? लाभांश। चाहे कितना भी कंपनी को प्रॉफिट हो, चाहे कितना भी कंपनी को क्या है? प्रॉफिट हो, उसको कितना देना है? लाभांश 6% देना है। इसे लिख रहे हैं, इन पर लाभांश की दर क्या होती है? निश्चित होती है। इनकी लागत भी क्या होती है? पूर्व निर्धारित होती है। यानी इसका जो कॉस्ट होता है वो कैसा होता है? फिक्स कॉस्ट होता है। ये भी याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर की जो लागत होती है वो कैसी होती है? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि 6% ही देना है, ये पहले से डिसाइडेड है। अच्छा, अब स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे हैं जो कंपनी के संचालकों तथा कर्मचारियों को नकदी, यानी कैश में नहीं, नकदी के अतिरिक्त बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, यानी उनकी सेवाओं के बदले में उन्हें किस पर इशू किया जाता है? ये याद रखिएगा, बट्टे पर। यानी स्वेट इक्विटी शेयर ही केवल ऐसा शेयर है जिसको हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किसी भी शेयर को हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन ये अपवाद है। केवल स्वेट इक्विटी शेयर को ही क्या कंपनी के डायरेक्टर्स को या कर्मचारियों को क्या करते हैं? डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। केवल स्वेट इक्विटी शेयर ही किस पे इशू होता है? डिस्काउंट पर इशू होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखिए, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में अधिकृत पूंजी, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो आपको जो पढ़ना है वो हम बता दें। देखिए, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल ऐसी पूंजी जिसका अधिकतम राशि कंपनी का इस पूंजी के रूप में पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित होता है। यानी कंपनी की अधिकतम कितनी पूंजी होगी? कंपनी ऐसी अधिकृत पूंजी जिसके बाहर, यानी उससे अधिक कंपनी क्या कर नहीं सकती? इशू जनता में नहीं कर सकती। इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑथराइज कैपिटल को कौन सी कैपिटल और कहा जाता है? कोई क्वेश्चन दे देगा कि ऑथराइज कैपिटल को निम्नलिखित में से क्या और कह सकते हैं, तो ऑथराइज कैपिटल को क्या कह सकते हैं? नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका उल्लेख कहाँ होता है? पार्षद सीमा नियम में, जहाँ हम लोग लिखते हैं ना पूंजी वाक्य। आपने पार्षद सीमा नियम के वाक्य पढ़े होंगे, पूंजी वाक्य, उद्देश्य वाक्य, स्थान वाक्य, तो उसमें ही पूंजी, ऑथराइज कैपिटल भी उसी में निर्धारित होती है। अच्छा, एक वर्ड आता है कैपिटल रिजर्व और एक वर्ड आता है रिजर्व कैपिटल। देखिए, रिजर्व कैपिटल क्या होता है? जैसे सोचिए कि कंपनी ने 1,000 शेयर इशू किए 10 रुपये की दर से। अब ये 10 रुपये किसके किस में? 4, 3, 2, 1, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। लेकिन कंपनी को ज़रूरत नहीं थी, उसने सेकंड कॉल नहीं मांगा। कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं मांगा,
तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे संचित पूंजी कहते हैं, इसे ही अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, यानी कंपनी ने इसे नहीं मांगा है। अच्छा, कंपनी मांगेगी कब इसे? ऐसी पूंजी जिसे कंपनी के जीवन काल में नहीं मांगा जाता है, जो कंपनी के समापन की दशा में मांगी जाती है। यानी कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो कंपनी को याद आ जाता है कि भाई ऐसे हमने क्या किया, 1 रुपये का जो सेकंड कॉल है वो नहीं मांगे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको मांग लेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगा। ठीक, जो लेनदारों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान। कंपनी समाप्त हो गई, अब भाई पेमेंट तो करना ही है लेनदारों को, तो अब कैसे करेंगे, जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे, जो अनकॉल्ड कैपिटल रखा होगा, उसको ही क्या करती है कंपनी, अब कॉल्ड अप करती है और उसका यूज़ करती है। तो रिजर्व कैपिटल कंपनी के कब मांगा जाता है, याद रखिएगा, कंपनी के समापन काल में कौन सी कैपिटल मांगी जाती है, रिजर्व कैपिटल मांगी जाती है। याद रखिएगा, रिजर्व कैपिटल का प्रयोग कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है, कंपनी के जीवन काल में नहीं होता। कब, जब कंपनी समाप्त हो जाती है। चलिए, अब अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया चलिए देखिए। सबसे पहले प्राविरण का निर्गमन होता है, किस धारा के अंतर्गत, 236। फिर कंपनी में आवेदन होता है 239, फिर आवंटन की जाती है और याचना की जाती है, यानी कॉल्स। और यही है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए। एप्लीकेशन ऑफ मनी, अंशों के अंकित मूल्य 5% होगा। यानी याद रखिएगा कि कंपनी के जो टोटल, जैसे सोचिए 100 रुपये का शेयर है, तो कंपनी के अंकित मूल्य का 5% होगा। यानी जो एप्लीकेशन की राशि है वो कितनी होनी चाहिए, 5%। लेकिन सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार अंकित मूल्य का अधिकतम 25% हो सकती है। ऐसे अंशों के अंकित मूल्य का कितना परसेंट, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंशों के आवेदन की राशि अंकित मूल्य के कितने प्रतिशत हो सकती है, 5% तक हो सकती है। ठीक, लेकिन अगर अधिकतम पूछेगा तो कितने तक हो सकती है, 25। ये सेबी के निर्देश के अनुसार अंशों के, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अंशों के निर्गमन से संबंधित जितना भी प्रावधान है सब सेबी के अंतर्गत, क्योंकि हमने आपको बताया था शेयर मार्केट पे कौन कंट्रोल करता है, सेबी कंट्रोल करती है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रावधान बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, सेबी के अनुसार। तो एप्लीकेशन अंशों के अंकित मूल्य का कितना परसेंट होना चाहिए, आवेदन की राशि 5%। लेकिन सेबी के, ये तो मिनिमम एक हो गया। सेबी ने कहा कि भाई आप 5% करिए, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते। चलिए, अब अलॉटमेंट की बात आते हैं। देखिए, कह रहा है अंशों के आवंटन से पूर्व कंपनी को न्यूनतम अभिधान यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि अवश्य मिलनी चाहिए। जैसे सोचिए कि कंपनी ने मान लीजिए 1000 शेयर इशू किए, कितना इशू किए, 1000। 1000 का 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। इसका मतलब 900 शेयर पर कम से कम आवेदन की राशि प्राप्त हो जानी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन न्यूनतम आवेदन की राशि कितना होता है, अंशों के अंकित मूल्य का 90%। कितना परसेंट, अंशों के निर्गमन का कितना परसेंट, 90% अवश्य होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, न्यूनतम आवेदन की राशि कब, प्राविरण निर्गमन के, यानी जिस दिन प्रॉस्पेक्टस कंपनी इशू कर रही है, क्योंकि सबसे पहला क्या था, प्रॉस्पेक्टस इशू करना था, फिर आवेदन आएगा। याद रखिएगा, हमने आपको ऊपर प्रक्रिया बताया था। तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने से कितने दिन, 3 दिनों के अंदर अवश्य मिल जाना चाहिए। 30 दिनों, सॉरी 30 कितने दिन, 30 दिन, यानी 30 डेज में। यानी आज अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी प्राविरण निर्गमन कर रही है आज की डेट में, तो उसको अगले 30 दिन में कम से कम न्यूनतम आवेदन यानी 90% शेयर्स का आवेदन का पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं मिल पाता तब, तो कह रहा है कि यदि यह राशि प्राप्त नहीं हो पाती तो 15 दिन के अंदर इसे लौटाना होगा। जैसे 30 दिन में देख लेगी कंपनी की मिल रहा है कि नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो उसके अगले 15 दिन तक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इसे लौटाना होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो न्यूनतम आवेदन की राशि प्राविरण निर्गमन के कितने दिन पूर्व प्राप्त, कितने दिन के बाद प्राप्त हो जाना चाहिए, 30 दिन, कम से कम 30 दिन। और कितना परसेंट, 90%। और अगर नहीं वापस कर पाती तो कितने दिनों के अंदर वापस करना होगा, 15 दिन के अंदर। एक बात और, यदि वापस नहीं कर पाती, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, यदि न्यूनतम आवेदन की राशि कंपनी नहीं लौटा पाती तो उसे 15% की दर से वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा। ये भी बहुत, यानी 15 दिन में वापस नहीं कर पाई तो 15% की दर से सालाना ब्याज देना पड़ेगा। तो ये चारों बातें याद रखिएगा। क्या क्या आप याद रखेंगे, 90% होना चाहिए, कितने दिन, 30 दिन, नहीं करती तो कितने दिन में लौटाना है, 15 दिन में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 15%। ये चारों इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है या सत्य है। चलिए आगे कह रहा है कॉल्स, यहाँ से देखिए। अच्छा, कॉल से संबंधित सब पार्षद अंतर नियम के अनुसार याचना समय प्रावधान किए जाते हैं। यानी कॉल से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो कहाँ होगा,
अंतर नियम में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या, याचनाओं की संख्या कितनी होगी, यानी फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, थर्ड कॉल होगा, कितनी राशि होगी और कितने समय के बाद निर्धारण कहाँ होगा, संचालक मंडल की सभा में। ये सारी बातें कहाँ निर्धारित होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसमें ही ये निर्धारित होता है कि कितनी याचनाएं होंगी, फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, थर्ड कॉल होगा, फोर्थ कॉल होगा। ये सब कौन डिसाइड करेगा, संचालक मंडल की सभा में। संख्या भी डिसाइड होगी, कितनी राशि होगी, फर्स्ट कॉल में कितना मांगेंगे, सेकंड कॉल में कितना मांगेंगे, थर्ड कॉल में कितना मांगेंगे, ये सारी बातें, कितने समय के बाद मांगेंगे, फर्स्ट कॉल आज करेंगे उसके कितने दिन के बाद सेकंड कॉल, ये सारी बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिसाइड होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आएगा, दो याचनाओं के बाद, यानी फर्स्ट कॉल जैसे मान लीजिए आज होगा तो 1 माह के अंदर अंतर होना चाहिए, यानी कितने महीने का अंतर होना चाहिए, होना चाहिए, सॉरी ये क्या है, ये होना चाहिए। दो याचनाओं के बीच में कितने महीने का अंतर होना चाहिए, कम से कम 1 महीने का। जैसे अगर जनवरी में इशू किए तो कम से कम 1 महीने का अंतर आपका होगा, 1 महीने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, सेकंड याचना कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि याचना की जो राशि होगी, यहाँ से देखिए, याचना की राशि अंकित मूल्य का कितना परसेंट, 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए 100 रुपये का है कोई शेयर्स, तो 25% कितना होता है, 25 रुपये। यानी आप फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या कोई थर्ड कॉल पे 25 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, 25 मैक्सिमम है, 10, 15, 20 रख सकते हैं, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं रख सकते। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याचना की राशि अंकित मूल्य का कितना परसेंट होना चाहिए, 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, अभी हमने बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही संख्या निर्धारित होती है कि कितनी संख्या होगी, पहला कॉल करेंगे, सेकंड कॉल करेंगे, थर्ड कॉल करेंगे। तो एक प्रावधान और है कि याचना की संख्या 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल। थर्ड कॉल के बाद फोर्थ कॉल कंपनी नहीं कर सकती। यानी अगर उसको 10 रुपया चाहिए तो वो 4, 3, ये तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया, फिर 4, 3 ये हो गया, फिर 1, 1, 1 ये कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक, 3 संख्या कर 3 कॉल्स मांग सकती है, 3 से ज़्यादा नहीं मांगेगी। ठीक, ये मैक्सिमम है। कंपनी कभी कभी फर्स्ट कॉल में ही ख़त्म कर देती है, कभी कभी सेकंड कॉल में, यानी 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब किसके बारे में था, कॉल्स के बारे में। अब देखिए कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है। देखिए इसको हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अंशधारी अपनी किसी याचना का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे हम लोग अवशिष्ट याचना कहते हैं। यानी अभी मतलब कंपनी ने मांगा लेकिन अंशधारी ने नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको क्या करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाया जाता है। कॉल्स इन एरियर्स को किस पे घटाया जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल से, यानी जो कॉल्ड किए हैं, क्योंकि कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पेड अप आ जाएगा। लिखते हैं ना इशूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस कॉल्स इन एरियर्स करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या है, पेड अप कैपिटल है। अच्छा, अब कॉल्स इन एरियर्स है तो ब्याज कंपनी को क्या होगा, प्राप्त होगा। यहाँ याद रखिएगा, यदि कॉल्स इन एरियर्स है, अवशिष्ट यानी कोई अंशधारी ने क्या किया है, अपने राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो वो कंपनी को क्या करेगा, ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। तो ब्याज जब कंपनी को प्राप्त होगा तो क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन यहाँ पर उसके लिए इनका है, इनकम है। इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। अच्छा, अब कंपनी पर ब्याज अंशधारी देगा कितना, 10%। ये भी याद रखिएगा कि ये जो इंटरेस्ट है इस पर ब्याज जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10% होगा। यानी अगर कोई अंशधारी जो है अपनी किसी याचना का भुगतान नहीं कर पाता तो वो 10% की दर से ब्याज देगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉल्स इन एरियर्स पर ब्याज की राशि कितनी होती है, 10%। किसके अकॉर्डिंग, टेबल एफ, क्योंकि पार्षद अंतर नियम का ही सब्स्टिट्यूट है टेबल एफ, याद रखिएगा। टेबल एफ जो है वो पार्षद अंतर नियम का ही क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ठीक, तो आपको याद रखना है 2 बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला ये है कि कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, किससे माइनस किया जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल से। कॉल्स इन एरियर्स को कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस कर, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना होगा, 10% होगा। ये याद रखिएगा। 10% देगा कौन, कंपनी के लिए तो इनकम है, और एक्सपेंसेस किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। उसी तरह से कॉल्स इन एडवांस है। ठीक, कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है। तो अब मान लीजिए कि कोई भी अंशधारी फर्स्ट कॉल में ही सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया, यानी कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया लेकिन वो कहा कि भैया ऐसा करिए मेरे सेकंड कॉल का भी पैसा रख लीजिए,
तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस कहेंगे। तो अब पहले ही दे दिया, मान लीजिए 2 महीने के बाद कॉल्स होना था सेकंड कॉल, उसने 2 महीने पहले ही दे दिया, तो सीधी सी बात है उसको ब्याज कंपनी को देना होगा। तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। उसके लिए एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक, यानी इंटरेस्ट इस जगह पर कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही पैसा दे दिया है, जो व्यक्ति पहले से ही एडवांस में पैसा दे दिया है, तो वो क्या क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको ब्याज मिलना चाहिए। तो ब्याज कितना मिलेगा, 12% मिलेगा। याद रखिए यहाँ 2 चीज़ है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने की बात आती है तो कंपनी 10% ले रही है, भैया 10% आप दीजिए, आप जो नहीं दिए हैं उसको कितना देंगे, 10% ही दीजिए हमें। लेकिन कंपनी देने की बात आती है तो कंपनी आपको कितना दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो ये दोनों याद रखिएगा कि कॉल्स इन एरियर्स पर, यानी कॉल्स इन एरियर्स पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 10% होगा, और जो कॉल्स इन एडवांस है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 12% होगा। और ये क्या होती है, लाइबिलिटीज़ में जाता है, अदर लाइबिलिटीज़ में लेकर चले जाते हैं, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होता है। अभी हमने आपको यही बताया कि जो टेबल एफ है वो पार्षद अंतः नियम का प्रतिस्थापक यानी सब्स्टिट्यूट है, यानी जो कंपनी पार्षद अंतर नियम नहीं बनाएगी उसके लिए प्रावधान किया गया है कि वो क्या बनाए, टेबल एफ बनाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका शेयर का शुरुआत का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपनी किस तरह से शेयर को क्या करती है, फॉरफीचर क्या होता है, और फॉरफीचर के केस में किस तरीके से चीज़ें होंगी। स्टूडेंट जो लोग 12th पास आउट होकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब 12th पास आउट के बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो शेयर्स के चैप्टर को ज़रूर पढ़े होंगे। और अगर वो शेयर के चैप्टर को पढ़े हैं तो अगले वीडियो से पहले आप इस वीडियो को भी देखेंगे, और नेक्स्ट आपका वर्क ये रहेगा कि आप अपने बुक से जो आप फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़े हुए हैं उसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ करिएगा, ताकि आपको ये जो वीडियो है उसकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। इतना वीडियो में इतना समय नहीं होता कि हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया जाए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। इसलिए जो समराइज वे है वही हम आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको करना क्या है, शेयर्स से ये वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से 1 से 2 बार देखिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन करके लर्न करिएगा, और उसके बाद आप अपने बुक से फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ने के बाद तब आप अपने नेक्स्ट वीडियो को जो हम अपलोड करेंगे उसको देखेंगे, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, थर्ड वीडियो हम इसके प्रैक्टिकल को लेकर आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में फॉरफीचर ऑफ शेयर से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बड़ा नहीं पूछता है, छोटा कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन पूछता है, तो वो हम आपको पार्ट थर्ड में बताएंगे। उसमें केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन शेयर्स का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमको आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, और जिस स्टूडेंट ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक वीडियो आपको मिल ले। आप सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट नहीं आता, आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम अच्छी वीडियो बना सकें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये वीडियो को आप अच्छे से देखिए। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।